जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और 23 जून 2025 का इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल अभी जीता है? तो देखिए, नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। कौन सा मेडल हासिल किया है इसमें? इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अब हम ये जानते हैं कि पेरिस डायमंड लीग है क्या और अब तक नीरज चोपड़ा के क्या क्या अचीवमेंट थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप यहां पर देखिए, ये पेरिस फ्रांस में हुआ है। ये पेरिस डायमंड लीग नाम से स्पष्ट है। नीरज चोपड़ा ने अपना अभी यहाँ पे 88.16 मीटर का भाला फेंक करके गोल्ड मेडल यहाँ पे हासिल किया है, गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा वॉन दी गोल्ड मेडल विद अ थ्रो ऑफ 88.16 मीटर। अब देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरे स्थान पे कौन थे, तीसरे स्थान पे कौन थे। तो आप यहां पर देखिए, जर्मनी के जूलियन वेबर ये सेकेंड प्लेस पर थे और ब्राजील के लुइस मोरिसियो ये थर्ड प्लेस पर थे। अगर आपसे पूछा जाए कि रिसेंटली में नीरज चोपड़ा का सबसे बेस्ट पर्सनल बेस्ट प्रदर्शन कौन सा था, तो 90.23 मीटर का अभी भाला फेंका था। मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था। तो ये दोहा डायमंड लीग था। कौन सा था? दोहा डायमंड लीग था, जिसमें इन्होंने अपना सबसे पर्सनल बेस्ट फेंका था 90.23 मीटर का। ठीक है, अभी तक नीरज चोपड़ा के जो जो अचीवमेंट है उसे भी पूरा समझ लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है दोहा डायमंड लीग 2025 में। पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। 7 अगस्त को भाला फेंका था और हर साल इस वजह से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया भी जाता है और 87.5 मीटर का भाला फेंका था। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीता था और एशियन चैंपियनशिप 2017 में भी गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो ये नीरज चोपड़ा के यहाँ पे अचीवमेंट्स हैं। आइए देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए अब एक शुभंकर लॉन्च किया गया है, यानी जिसे मस्कट बोलते हैं। हर एक गेम का एक शुभंकर होता है जिससे उस गेम को यादगार बनाया जाता है, उस गेम को फेमस किया जाता है। तो ये है विराज। विराज आपको ध्यान में रखना है। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 दिल्ली में होने जा रहा है। तो विराज को यहाँ पे अभी क्या बनाया गया? मस्कट बनाया गया है। देखिए, दिल्ली की जो चौथी महिला सीएम है वो रेखा गुप्ता है। इन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का लोगो भी रिलीज किया है और साथ ही साथ मस्कट का भी इनॉग्रेशन किया है। तो विराज एक शुभंकर है जिसका मतलब होता है साहस, आत्मबल और समावेशिता, यानी ये सिंबलाइज करता है करेज को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को और इंक्लूसिविटी को। ठीक है, तो आप यहाँ पे विराज को देख सकते हैं। यहाँ पर हाथी का चेहरा है, एलिफेंट का चेहरा है, बच्चे के रूप में दिखाया गया है। और चूंकि ये पैरा एथलेटिक्स है जहाँ पे हमारे दिव्यांग भाई हैं, तो उनको भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लोगों का जो उद्देश्य है भारत की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना, स्पोर्ट्समैनशिप, खेल भावना को रिप्रेजेंट करना और पैरा एथलीट की दृढ़ता को दर्शाना, ये इसका यहाँ पे उद्देश्य है। साथियों, यहाँ पे हम बात करें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की, कब से कब तक होगी? तो 26 सितंबर से स्टार्ट होगी, 5 अक्टूबर तक चलेगी। दिल्ली में सारे यहाँ पे जो मैचेस होंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, इसमें 100+ देश भाग लेंगे। 2500+ पैरा एथलीट यहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अब तक का भारत का सबसे बड़ा एथलेटिक्स कंपटीशन होने जा रहा है। अभी यहाँ पर मेरे पीछे आप कंगना रनौत को देख रहे हैं। शी इज एन ब्रांड एम्बेसडर। इनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, सांसद भी बन गई हैं, एक्ट्रेस भी हैं और ये यहाँ पे इस गेम को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। अब दोस्तों, बात यहाँ पे मस्कट की आई है। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग जो स्पोर्ट्स हो चुके हैं उन सभी के मैंने पूरा एक लिस्ट बनाया है, ताकि अगर कोई भी मस्कट आपसे एग्जाम पूछे तो आप आराम से उसे पूरा बता दो। तो पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 ये दीव में हुआ और पर्ल जो कि एक डॉल्फिन है उसे रिप्रेजेंट करता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुआ? बिहार में हुआ। गज सिंह को मस्कट बनाया गया था। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 न्यू दिल्ली में हुआ। उज्ज्वला यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं, एक बर्ड है, इसे रिप्रेजेंट किया गया। फिर है राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में हुआ, मौली को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 लद्दाख में भी हुआ, जम्मू कश्मीर में भी हुआ
और हिम तेंदुआ को यहाँ पे मस्कट बनाया गया था, स्नो लेपर्ड को यहाँ पे बनाया गया था। फिर खो खो वर्ल्ड कप हुआ 2025, जिसमें विनर भारत बना, न्यू दिल्ली में हुआ। तो तेजस और तारा को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और ये सलमान खान जो थे खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर थे। तेजस और तारा को यहाँ पे मस्कट बनाया गया। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का यहाँ राजगीर में हुआ, बिहार में, गुड़िया को यहाँ पे मस्कट बनाया गया। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 चाइना में हुआ, बिनबिन और नीनी को बनाया गया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुआ, फ्रीजियन कैप को यहाँ पर मस्कट बनाया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 गुवाहाटी में हुआ, अष्टलक्ष्मी को यहाँ पे मस्कट बनाया गया है। प्यारे साथियों, आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो आपको इस क्लास की पीडीएफ यहीं पे मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, कोर्सेस एंड पीडीएफ मिलेगा। आप जाइएगा, चेक करिएगा। और साथियों, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं। और चैनल पर अगर आप सभी नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, इसके अलावा ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप इस नंबर पे हमें मैसेज करिए। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, जो कि डे से रिलेटेड है। विश्व वर्षा वन दिवस 2025 ये कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये विश्व वर्षा वन दिवस जो है ये कब मनाया गया है दोस्तों? 22 जून को मनाया गया। 22 जून को मनाया गया है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। देखिए, अब आप यहां पर देख सकते हैं अमेजन के जंगल की तस्वीर है। अब देखो, अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे। हमें लगता है कि हम जंगल को खत्म करके हम जिंदा रह सकते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जंगल से इकोसिस्टम बैलेंस्ड है, हमें ऑक्सीजन मिलता है। आप पूरा हमारा जो एनवायरनमेंट है, अगर हम बात करें तो ट्रीज पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। अगर हम यहाँ पे फॉरेस्ट को ख़त्म करें तो हमें भी यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो वर्षा वनों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना, मतलब आपको पता है कि ऐसे फॉरेस्ट है जहाँ पे लगातार वर्षा होती रहती है और वो ट्रॉपिकल जोन में भी आते हैं, तो उनको हमें बचाना है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप एक नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इसे स्टार्ट किया था, और पहला रेन फॉरेस्ट समिट भी हुआ 2021 में, ये ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्षा वन क्या होते हैं दोस्तों? तो नाम से स्पष्ट है, ऐसे फॉरेस्ट जहां पूरे साल वर्षा होती रहती है उसे वर्षा वन कहते हैं। खासकर आप अमेजन अमेरिका में देखोगे और कॉन्गो बेसिन दक्षिण पूर्व एशिया में, यहां पर आपको पूरे साल वर्षा लगभग देखने को मिलेगी। और पृथ्वी को 20% जो ऑक्सीजन है यहीं से प्रोड्यूस होता है। 50% यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगी। और वर्षा वन को हम बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो वर्षा वन है वो आपको यहाँ पे तस्वीर में दिख रहा है। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप देख रहे हैं, तो ये अमेजन है। ठीक है, अमेजन से ही आपको दुनिया की जो सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट तो नील है, ये अमेजन रिवर आपको देखने को मिलेगी। अमेजन रिवर पे ही इस फॉरेस्ट का नाम अमेजन रखा है। अब मैं आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज पढ़ाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। नेशनल एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को मनाया जाता है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, हमें ऊर्जा बचाना चाहिए, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल वेटलैंड डे 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है कि मिट्टियों को बचाएं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, विश्व घरेलू गौरैया दिवस 20 मार्च को, 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 अभी दिया गया है, तो किसने जीता है डिजिटल पेमेंट अवार्ड्स? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने इस अवार्ड को यहाँ पे जीत लिया है। ठीक है, तो पुरस्कार देने वाला इंस्टीट्यूट है वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
ठीक है। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभाल रही हैं निर्मला सीतारमन। तो उसमें भी आपको वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस देखने को मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इन्होंने यहाँ पे पुरस्कार दिया है इंडिया पोस्टपेड पेमेंट बैंक को। तो आप देखें तो इन्होंने क्या किया कि डिजिटल भुगतान को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है और वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है, चाहे छोटा सा छोटा कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को बैंकिंग प्रोसेस से जोड़ना है और इस काम में आईपीबी ने बहुत अच्छा काम किया है। 2024-25 का परफॉर्मेंस इंडेक्स भी जारी किया गया, तो देश का नंबर 1 बैंक पेमेंट बैंक ही बना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आईपीपीबी के बारे में। तो 2018 में 1 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया, गवर्नमेंट की स्कीम थी, भारत सरकार का 100% इसमें ओनरशिप है और ये जो आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत आता है। हर नागरिक को इसका मेन काम होता है अफोर्डेबल और सिक्योर बैंकिंग और सिंपल बैंकिंग देना, ठीक है। सस्ती, सरल और सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं देना इसका महत्वपूर्ण फंक्शन है। बढ़ते हैं 5वें महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्टेट में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है? कहां पर इसका उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड में आप देखोगे इसका उद्घाटन किया है, उत्तराखंड में इनॉग्रेशन किया है। 20 जून 2025 को यहां पर आप देख सकते हैं हमारे देश की राष्ट्रपति इनॉग्रेशन कर रहे हैं और उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के यहाँ पर आपको राज्यपाल गुरबीर सिंह दिख रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति जी हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय तपोवन और राष्ट्रीय राष्ट्रपति निकेतन का यहाँ पर स्थापना किया गया और देहरादून उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसे जो जनरल पब्लिक है उसके लिए भी यहाँ पे खोला गया है, ठीक है। तो इसका जो मेन मकसद है वो देहरादून में शुद्ध शून्य पब्लिक पार्क रूप में बनना, ठीक है। राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला भी रखी है। देहरादून में दोस्तों क्या है कि जीरो पब्लिक पार्क यहाँ पे बनाया जा रहा है और राष्ट्रपति उद्यान की भी यहाँ पे फाउंडेशन रखी गई है। अब बात कर लेते उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की लोकेशन आप यहाँ पर देखो, उत्तराखंड इधर तिब्बत से लगा हुआ है, इधर नेपाल से लगा हुआ है, ऊपर हिमाचल प्रदेश से, इधर हरियाणा से और इधर उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। 2009 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना हुई। देहरादून इसकी कैपिटल है। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के बीजेपी पार्टी से नेता हैं। विधानसभा सीटें 70 है, राज्यसभा सीटें 3 है, लोकसभा सीटें यहाँ पे आपको 5 देखने को मिलेंगी। बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जैसे नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, गंगोत्री, जिम कॉर्बेट और टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर है। प्रश्न नंबर 6 पे आइए बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने किस वन्य जीव अभ्यारण्य में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किया है? कौन सा इनमें से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पर क्रोकोडाइल्स को बचाया जाएगा? तो ये है करतिनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या नाम है इसका? करतिनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमारे प्रेजेंट में जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं इनका नाम भूपेंद्र यादव जी है। इन्होंने घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रोकोडाइल्स को बचाने का कार्यक्रम स्टार्ट किया है। ये आपको यूपी में करतिनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। यूपी में बहराइच है, वहां पर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी, ध्यान में रखना। दोस्तों एक साल में 7 घड़ियाल शावकों को गेरुआ नदी में यहाँ पे छोड़ा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी घड़ियाल को, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम क्या है। एलिगेटर का साइंटिफिक नेम है गैवियालिस गैंगेटिकस। 1975 में मगरमच्छ को बचाने के लिए परियोजना स्टार्ट की गई और भीतरकनिका यहाँ पर उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान है और सिमलीपाल भी एक राष्ट्रीय उद्यान है। 2 नेशनल पार्क हैं उड़ीसा में। यहाँ पर कार्यक्रम स्टार्ट हुए, अभी रिसेंटली में इसके 50 साल हो गए हैं। दोस्तों आपसे पूछूं कि उड़ीसा कैसा स्टेट है, तो उड़ीसा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर आपको क्रोकोडाइल की 3 प्रजातियां, घड़ियाल, मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ, ये सब पाया जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा मगरमच्छ और घड़ियाल की उपस्थिति कहां पर है, तो चंबल नदी में आपको देखने को मिलेगा। महू जाना पावर पहाड़ी से यहां से इसका उद्गम होता है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में 59,000 करोड़ रुपए की
विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों बिहार में ये विकास परियोजनाओं की शुभारंभ की गई है। तो जगह है सिवान, बिहार में। परियोजनाओं की टोटल संख्या 28 विकास परियोजनाओं की शुरुआत करी है। बिहार में चुनाव होने वाला है, आपको नेता बहुत एक्टिव देखने को मिलेगा। नेता का काम ही यही है, बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करना, कुछ पूरी होती कुछ नहीं। अब कुछ विकास परियोजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैशाली से देवरिया नई रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ है। पाटलिपुत्र गोरखपुर मार्ग पे वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू करी गई है। मरहोरा प्लांट में बना है लोकोमोटिव और इसको हरी झंडी दिखाई गई है। नमामि गंगे परियोजना के तहत 6 मलजल शोधन प्लांट स्थापित किए गए हैं। जो हमारा वेस्ट होता है उससे यहाँ पे इसको क्या करा जाएगा, गंदगी हटाई जाएगी और पानी को अलग किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। किस मीडिया संगठन ने द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 जीता है? विच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025? तो द हिंदू ने इस अवार्ड को यहाँ पे जीता है। किसने जीता है? द हिंदू ने इस अवार्ड को यहाँ पे जीत लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं द हिंदू ग्रुप। आपने न्यूज़पेपर तो पढ़ा होगा, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तब मैंने बहुत पढ़ा था। द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 इन्होंने यहाँ पे जीता है। और इस अवार्ड को प्रेजेंट किया एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसे कहते हैं वैन IFRA, यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स। विजेता है द हिंदू ग्रुप, ध्यान में रखिएगा। तो ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? डिजिटल जर्नलिज्म के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, तो हिंदू समूह को इसलिए अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। तो दक्षिण एशिया में डिजिटल मीडिया की सर्वोच्च मान्यता के रूप में माना जाता है पुरस्कार। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर। किस राज्य ने देश की पहली योग नीति की घोषणा करी है? Which of the following state has declared the first योगा पॉलिसी? तो उत्तराखंड पहला राज्य जिसने योग नीति को यहाँ पे पेश किया है। तो देश की पहली योग नीति वाला जो राज्य है वो उत्तराखंड है, जिसने 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसी दिन को इंडिया की पहली योगा पॉलिसी बनाया गया है। तो उत्तराखंड को योग और वेलनेस का ग्लोबल कैपिटल बनाना इसका उद्देश्य है और लोगों को अपने हेल्थ में ध्यान दें, टूरिज्म को बढ़ाना है, डेवलपमेंट को बढ़ाना है, जॉब क्रिएशन बढ़ाना, ये इसका मकसद है। अभी देखिए जो टारगेट है 2030 तक 5 नए योग हब बनाना है। जगह है मुक्तेश्वर, जागेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील और कोलीडेढ़ झील। अब 2025 में जो भी प्रथम घटनाएं हुई हैं आइए उस सभी को पढ़ लेते हैं। तो यूसीसी को इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? वो उत्तराखंड है। ठीक है, 27 जनवरी को इन्होंने इंप्लीमेंट किया था। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट एक्सेलरेटेड डिजिटल इनिशिएटिव। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग कहाँ पे बनाई गई है? चाइना में, और जगह है तियान शान शेंगली सुरंग। 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरीके से लागू करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न है, BSNL ने किस शहर में अपनी स्वदेशी और सिमलेस क्वांटम 5G FWA सेवा का सॉफ्ट लॉन्च किया है? BSNL has soft launched indigenous and seamless quantum 5G services in which one of the following city? तो दोस्तों हैदराबाद में इसकी लॉन्चिंग करी गई। कहाँ पे की गई है? हैदराबाद में। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सिमलेस क्वांटम 5G FW है क्या। अभी जो आप यहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सिम लगती है, लेकिन इसमें सिम नहीं लगेगी। तो BSNL लगातार प्रॉफिटेबल भी हो रहा है, मेहनत भी कर रहा है और सरकार भी उसको उठा रही है। तो भारत संचार निगम लिमिटेड ने हैदराबाद में BSNL क्वांटम 5G FWA सेवा के सॉफ्ट लॉन्च की यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है। तो ये एक प्रकार का इंडिजिनियस सर्विस होगा जो बिना सिम के वायरलेस आपको 5G रेडियो पर फाइबर जैसी गति प्रदान करेगा। तो भारत का बिना सिम वाला 5G FW यहाँ पे सेवा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं कि फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस है क्या। तो FW एक ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसी टेक्निक होती है जिसमें फाइबर केबल नहीं बिछाते हैं,
ठीक है। अभी देखो आप मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो आई है, हालांकि मेरा तो वायरलेस है, पर आसपास का मॉडेम देखोगे तो वो वायर से आया हुआ है। तो घर या ऑफिस तक तेज इंटरनेट पहुंचे, इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो भारत संचार निगम लिमिटेड जो है 15 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के अधीन आता है। न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है। ठीक है। चेयरमैन है यहाँ पे जे रवि, अभी रिसेंटली में बने हैं रॉबर्ट रवि, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट जे रवि। ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर रह रहा है, 11th क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने की मंजूरी मिल गई है? तो ये कंपनी है स्टारलिंक। स्टारलिंक वो कंपनी है जिसको भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने की पूरी तरीके से मंजूरी मिल गई है। और ये मंजूरी देने वाला जो डिपार्टमेंट है वो भारत सरकार का डीओटी है, दूरसंचार विभाग है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसने अप्रूवल दिया है। तो आपको बता दूं जो स्टारलिंक है वो एलोन मस्क का है। तो सैटेलाइट के जरिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा जिसमें लैगिंग नहीं होगी, बिना कोई वायर के, बिना कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बनाना है। रिमोट एरिया में जहां जहां बड़ी बड़ी पहाड़ी एरिया वहां भी इंटरनेट पहुंचेगा। तो स्टारलिंक को भारत में GMPCS लाइसेंस यानी ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस मिल चुका है। ठीक है। तो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली तीसरी कंपनी बनी है। इसके पहले OneWeb पहले से दे रहा है सैटेलाइट बेस्ड, दूसरा जियो सैटेलाइट है। ठीक है। स्टारलिंक ने भारत में सेवा विस्तार के लिए अभी जियो एयरटेल के साथ पार्टनरशिप भी करी है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सी योजना शुभारंभ करी है? तो इस योजना का नाम है जय हिंद योजना। क्या नाम है इसका? जय हिंद योजना। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजातियों को ट्रेनिंग करने के लिए जय हिंद योजना स्टार्ट करी है। जय हिंद का फुल फॉर्म है जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोबल डेवलपमेंट। फिर से बोल रहा हूँ, जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो 9 से लेके 12 तक के जो ST के छात्र हैं उनको यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन दिया जाएगा, कंप्यूटर स्किल्स दी जाएगी और CUT की तैयारी भी यहाँ पे कराई जाएगी। दोस्तों 12 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए, आपने सब कुछ पढ़ लिया। अब बारी यहाँ पे RRR की है जहाँ पे 2025 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो WHO ने किस देश में पोलियो रोग की घोषणा करी है? तो पापुआ न्यू गिनी में इसकी घोषणा हुई है। कौन सा मंत्रालय यूरोपीय संघ के साथ शुरू की गई समुद्री प्लास्टिक कूड़ा परियोजना में इन्वेस्ट करेगा? तो यह है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। किस वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा GST संग्रह वाले राज्यों में पहला स्थान पे कौन सा राज्य था? तो ये महाराष्ट्र राज्य है। सैफ अंडर-19 जो चैंपियनशिप है 2025 का टाइटल किस देश ने यहाँ पे जीता है? कमेंट बॉक्स पे आप सभी आंसर दो कि किसने सैफ अंडर-19 टाइटल जीता है। भारत ने किस देश के साथ रेडीमेड गारमेंट और प्रोसेस फूड पर एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बांग्लादेश के साथ बैन लगाया है। दोस्तों अब यहां पर आपको बताना है अगला प्रश्न। अच्छा, कल का जो भी प्रश्न है उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। आपने जो भी पढ़ा है, कल संडे था तो वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? भारत 71 प्लेस पर है। हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? UPSC ने। भारत और किस देश ने एक दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है? कनाडा में। गूगल का पहला एशिया पैसिफिक हब कहां स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में। भारत सरकार ने सिकल सेल रोग की नई दवा विकसित करी, कितनी राशि मिलेगी? 10 करोड़ रुपए। डसॉल्ट एविएशन का फाल्कन 2000 बिजनेस एक्सिक्यूटिव जेट भारत में कहां बनाया जाएगा? नागपुर में, महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। सबसे तेज बिजली उत्पादन के मामले में भारत दुनिया कौन स्थान में पहुंच गए? 3rd। यूपी में संकटग्रस्त वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दुर्वा राष्ट्रोद्यान कितने नए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनेंगे? 2। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2023-24 में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला UT है चंडीगढ़। भारत पहली बार किस टेनिस टूर्नामेंट के प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? तो भारत पहली बार बिली जीन किंग कप की मेजबानी करेगा जो महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के तारे A980 में किस धातु की अत्यधिक मात्रा पाई गई है? तो जर्मेनियम की यहाँ पे पाई गई है। आपके लिए प्रश्न है, डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किसने जीता? आपको उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको एक तस्वीर पहचान करनी, तस्वीर किस महान व्यक्ति की है। आप सभी नए बच्चे हो तो स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आज ही 11 विषय मेरे साथ पढ़ो। डेली आपका शाम को 5 बजे लेक्चर होता है, 1 बजे भी होता है, 5 बजे तो फिक्स है, डन है। तो कूपन 6,000 यूज करना, 600 यूज करना, समर 699 में आपको ये बैच यहाँ पे मिलेगा 3 साल की वैलिडिटी के साथ। ये सारे विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, PDF नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट, सारी फैसिलिटीज इसमें है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस एंड PDF में चले जाना, वहाँ पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा, वहाँ से आप बैच एनरोल करना और यहीं पे आपको आज क्लास की PDF मिलेगी। टेस्ट सीरीज फ्री टेस्ट है जिसमें रैंक पता चलती है। ये सारे विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस विषय में, इस कोर्स में। आप देख रहे हैं 1 ईयर के अगर आपको मंथली पैकेज चाहिए 2024-2025 का, 1 ईयर की स्टैटिक PDF चाहिए, 1 ईयर की टॉपिक वाइज करंट अफेयर PDF चाहिए तो मिल सकती है। स्टैटिक जीके बुक आप यहाँ पर देखो, हमने बुक लॉन्च करी स्टैटिक जीके बुक, जो हमारी अमेजन वेबसाइट पे अवेलेबल है और इसका कल से टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। पहला पेज पढ़ के आना, इसका भी पहला पेज पढ़ के आना। 50% ऑफ चल रहा है इसमें। 4000 प्लस टेस्ट 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको टेस्ट पास पे मिलते हैं। और साथियों आप यहाँ पर जो राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरे इंस्टाग्राम हैंडल इसमें फॉलो करते रहना। और मंथली बुक लॉन्च हुई है, आज आपकी जनवरी से जून भी लॉन्च होगी, तो आप तैयार रहना, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।